हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जितने भी सजीव होते हैं, उनके शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं। इनमें कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंस बनते हैं और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं, मतलब कुछ लाभदायक पदार्थ भी बनते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो यदि हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उन हार्मफुल सब्सटेंस को यानी कि वेस्ट मटेरियल को यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी के बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है बेटा, अब देखिए कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं, तो सभी में उन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मनुष्य में जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो उत्सर्जन कहते किसे हैं, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग बींग्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब सजीवों के शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है बेटा, उत्सर्जन किसे कहेंगे, शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब देखिए कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ठीक है ना, इनके बेस पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 श्रेणियों में उनको हम विभाजित करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो आता है आपको अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक है ना, इसको बोलते हैं अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी है ना, मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में शरीर के बाहर त्यागते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं अमीनोटैलिक या अमोनिया उत्सर्जी। और इसके एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब लगभग जलीय जीव, सभी जलीय जीव, है ना, क्योंकि अमोनिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, विषैला होता है, विषाक्त होता है, तो इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई अमीनोटैलिक जो लिविंग बींग्स हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं। दूसरे प्रकार के जो लिविंग बींग्स हैं वो है यूरियोटैलिक, इसको हम कहते हैं यूरिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी मीन्स ये वो सजीव होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्टेज को यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया के रूप में शरीर के बाहर निकालते हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, मतलब ये यूरिया के रूप में इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालते हैं। इसके उदाहरण है ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य और स्तनधारी, ठीक है ना। कुछ एम्फीबियन यानी कि उभयचर भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं, यानी कि मनुष्य यानी कि हम और आप, है ना, ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं, यूरियोटैलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जी में। ये
नाइट्रोजन अपशिष्टों को यूरिया के रूप में शरीर के बाहर निकालते हैं। देखिए एक ऑर्निथिन साइकिल, इसी से रिलेटेड है ये, ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन चक्र ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इन द लीवर। मतलब मनुष्य के शरीर में जो लीवर यानी कि यकृत होता है ना, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यकृत के अंदर अमोनिया को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया ऑर्निथिन चक्र कहलाती है ना। तो ये जो अमोनिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा विषाक्त विषैला होता है, पॉइजनस होता है, इसको किस में बदलते हैं? यूरिया में। कहाँ होती है ये प्रक्रिया? यकृत में, लीवर में होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल यानी कि ऑर्निथिन चक्र। अब देखिए तीसरे प्रकार के जो प्राणी हैं, थर्ड टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स, वो है यूरिकोटैलिक। इसको हम कहते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि ये वो सजीव होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्टेज को यानी कि नाइट्रोजन या अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में त्यागते हैं। यूरिक अम्ल के रूप में शरीर के बाहर त्यागते हैं। तो ये जो यूरिक अम्ल होता है ये यूरिया से भी कम विषैला होता है, कम पॉइजनस होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसको इसके जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण जो हैं वो है बर्ड्स यानी कि अधिकतर जो पक्षी होते हैं है ना, वो यूरिकोटैलिक कैटेगरी में रखे गए हैं। तो देखिए बेटाओ, अभी तक जो जानकारी आपको मैंने दी कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को यानी कि लिविंग बीइंग्स को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला तो है अमेनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक, तीसरा यूरिकोटैलिक। ये अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ये यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इनके एग्जाम्पल जलीय जीव, एक्वेटिक एनिमल्स, इनके एग्जाम्पल मनुष्य और जितने भी स्तनधारी हैं सारे, और इसके एग्जाम्पल हैं बर्ड्स यानी कि पक्षी। तो यहाँ तक तो हो गई बेटा ये बात। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें इन नाइट्रोजन या अपशिष्टों को शरीर के बाहर निकालने के लिए कई सारे अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं और उस तंत्र को हम कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्सर्जी तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहला तो है आपका किडनी, जिसको हम कहते हैं वृक्क, है ना, वृक्क। दूसरा होता है यूरेटर, यूरेटर होती है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ठीक है। तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं मूत्राशय, और चौथा होता है यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग। तो ये अंग मिलकर के मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन से अंग हुए? एक जोड़ी वृक्क, 1 पेयर होता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती हैं, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। यानी कि वृक्क और मूत्रवाहिनी ये तो 2-2 होती है, मतलब जोड़ी में होते हैं। 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा।
यानी कि एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। तो ये अंग मिलकर के मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, है ना। और इस तरह से हम मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले किडनी यानी कि वृक्क। ठीक है, तो देखिए जो किडनी है, वृक्क जो होता है, ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है ना। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। वन पेयर होता है, एक जोड़ी होती है। रेडिश ब्राउन इनका जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है ना। ब्राउन कलर होता है, भूरे रंग की होती हैं, लाल भूरे रंग की होती हैं। बीन शेप्ड मतलब इनका जो आकार होता है, किडनी का जो आकार होता है वो बीन के शेप का, मतलब राजमा के जैसा होता है ना। राजमा, तो राजमा जैसा होता है बिल्कुल, उसका रंग भी वैसा ही है और कलर भी वैसा ही होता है। सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये जो किडनी होती हैं, है ना, ये कहाँ होती हैं शरीर में? तो हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, है ना, आपको पता है कि जो हमारी बैकबोन होती है ये इसमें 33 डिस्क होती हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये 33 डिस्क हैं। ये रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें से जो ऊपर की 7 होती हैं, 7, ये तो इनको हम कहते हैं सर्वाइकल है ना, यानी कि एक गर्दन में होती हैं। ठीक है, इसके नीचे की जो 12 हैं इनको हम बोलते हैं थोरैसिक, है ना। जहाँ आपकी ये जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ये पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं, एक एक डिस्क के साथ, तो ये 12 होती हैं। ठीक है ना, और इसके नीचे होती है 6 लंबर, है ना। इनको हम कहते हैं वक्षीय कशेरुक। और इसको बोलते हैं कटी कशेरुक। इनको बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। ठीक है, तो ये जो थोरैसिक है ना, ये 12 होती हैं। तो अंतिम जो 12वें नंबर की होती है, 12वें नंबर की, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के, और जो लंबर हैं ये 6 हैं, तो इनमें से पहली, दूसरी और तीसरी यहाँ तक, तो इस गैप में किडनी होती है। एक इधर होगी और दूसरी इधर होती है। ठीक है ना, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। कहाँ होती है? लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ ये किडनी होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनका मेजरमेंट, है ना, इनका परिमाप क्या होता है। तो देखिए, लेंथ होती है अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनी की जो लंबाई होती है ये होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई होगी 5 से 7 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस, मोटाई होती है इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर। तो बेटा किडनी जो होती है उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इनका वज़न की बात करें तो मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा, है ना, इनमें इनके वज़न में थोड़ा सा अंतर होता है। जो मेल होते हैं यानी कि पुरुष जो होते हैं उनमें किडनी का वज़न होता है लगभग 150 ग्राम, 150 ग्राम, और जो फीमेल होती हैं, है ना, जो महिलाएं होती हैं, उनमें इसका वज़न होता है लगभग 135 ग्राम, 135 ग्राम। तो ये तो किडनी के बारे में एक जनरल बातें हो गई बेटा।
अब हम बात करते हैं कि किडनी की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर की संरचना, आंतरिक संरचना, वो कैसी होती है। तो हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हाँ तो बेटा देखिए, हम लोग उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें ये दोनों किडनी है ना। ये यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। ठीक है। तो देखिए जो मेन आपका ऑर्गन है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो है किडनी। किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। तो आप किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप समझेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये कि जो हमारा ये किडनी है ना, ये किडनी 3 मेम्ब्रेन्स की लेयर से कवर्ड होता है। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना। और इस आउटर स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग को, बाहरी कवरिंग को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, है ना, वृक्कीय संपुट बोलते हैं इसको। अब देखिए इसके अंदर का जो पार्ट है पूरा, वो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ ये जो इसकी ओपनिंग है ना, जहाँ से ये रीनल आर्टरी मतलब इसको बोलते हैं वृक्कीय धमनी, वृक्कीय धमनी। ये रीनल वेन, रीनल वेन को कहते हैं वृक्कीय सिरा, है ना। रीनल पेल्विस, इसको हम बोलते हैं वृक्कीय श्रोणी, है ना। और ये होता है कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं वल्कुट। ये है मेडुलरी पिरामिड्स यानी कि मध्यांश पिरामिड। ठीक है, ये है मेडुला मतलब मध्यांश। अभी इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक एक करके सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर, जिसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी, है ना, ये वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो वो जो ओपनिंग है वृक्क की, जहाँ से होकर के ये वृक्कीय धमनी, वृक्कीय सिरा और मूत्रवाहिनी वृक्क के अंदर प्रवेश कर रही हैं, उस ओपनिंग को हम कहते हैं हाइलम, है ना। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना यहाँ से मुंह से एंटर करता है ना, और अंदर की तरफ जहाँ दांत हैं, जिह्व है ना, लार ग्रंथि है, उसको हम कहते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी कहते हैं। लेकिन ओपनिंग ऑफ माउथ, बकल कैविटी इज कंट्रोल बाय 2 लिप्स। इसकी बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, माउथ। उसी तरह से किडनी में एंट्री पॉइंट जो होता है, किडनी के अंदर प्रवेश करने वाला जो स्थान होता है, ठीक है ना, उस प्रवेश द्वार को कहते हैं हाइलम। ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर एंटर्स इन किडनी इज कॉल्ड हाइलम। ओके। अब ये देखिए हाइलम के अंदर का ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस यानी कि वृक्कीय श्रोणी। ये कैविटी है, गुहा है, खाली जगह है, जिसको हम वृक्कीय श्रोणी कहते हैं। अब देखिए वृक्क के अंदर का जो पोर्शन है, जो पूरा भाग है, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये आउटर रीजन, बाहर वाला भाग, ये पूरा, ये है ना बाहर वाला, और एक ये अंदर वाला भाग। ठीक है ना। तो बाहर वाला भाग तो कहलाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला यानी कि वल्कुट और मध्यांश। 2 भागों में हमने वृक्क के अंदर के भाग को 2 भागों में विभाजित कर लिया।
जो बाहर की तरफ होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स यानी वल्कोट, और जो अंदर की तरफ होता है उसको कहते हैं मध्यांश। अब बेटा देखिए इसके अंदर यानी कि ये जो पोर्शन है इसमें आप ये पिरामिड के जैसी बहुत सारी संरचनाएं देख रहे हैं, जैसे एक तो ये, दूसरा ये है ना, ये जो फ्लास्क के जैसी संरचना आप देख रहे हैं, इन फ्लास्क के जैसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स। ये बहुत सारे होते हैं इसमें। अब देखिए ये जो पिरामिड हैं इनके बाहर तो है कॉर्टेक्स और अंदर है मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स का कुछ भाग इन पिरामिड्स के बीच से होते हुए मेडुला तक आ जाता है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से होकर के मेडुला में आ जाता है। जैसे ये कॉर्टेक्स है पूरा आपका, ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स है बाहर का, है ना। तो दो पिरामिड के बीच में जो जगह है, जैसे यहाँ पे ये जगह है, तो यहाँ से होकर के ये कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट कहाँ तक आ जाता है, मेडुला में आ जाता है, मध्यांश में आ जाता है। जैसे यहाँ भी जगह है दोनों पिरामिड के बीच में, तो ये पार्ट भी यहाँ जाएगा। तो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला में आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉलम ऑफ ब्रिटनी। क्या कहते हैं इसको? कॉलम ऑफ ब्रिटनी, ठीक है ना। हाँ, ब्रिटनी स्तंभ, ब्रिटनी स्तंभ। तो बेटा ये तो हो गई आपकी वृक्क की संरचना, है ना, कि वृक्क जो होता है वो 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। वृक्क के अंदर जहाँ से वृक्कीय धमनी, वृक्कीय श्रोणि, मूत्रवाहिनी प्रवेश करती है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। हाइलम के अंदर की तरफ जो कैविटी होती है, जो गुफा होती है, गुहा होती है, उसको हम वृक्कीय श्रोणि कहते हैं, रीनल पेल्विस। वृक्क के अंदर के पूरे भाग को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। बाहरी भाग तो होता है वल्कोट, अंदर का होता है मध्यांश, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। इन रीनल पिरामिड्स के बीच में से होते हुए कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला में आ रहा है, जिनको हम कॉलम ऑफ ब्रिटनी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इनके अलावा इस वृक्क के अंदर छोटी छोटी असंख्य नलिकाएं होती हैं, है ना, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वो सिचुएटेड होती है, बहुत सारी होती हैं, यूँ कह सकते हैं कि असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं किडनी के अंदर यानी कि वृक्क के अंदर पाई जाती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन की संरचना और नेफ्रॉन क्या होता है ये हम अभी आगे वाले पार्ट में समझेंगे, ठीक है बेटा। ओके।